ओके गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है ये एक वृंदावन ट्रिप पे जाने वाले एक परिवार के साथ हुई घटना के ऊपर आधारित होने वाली है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई में एक परिवार रहता था जिस परिवार के सदस्य कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। उस परिवार को बहाना चाहिए था कि कृष्ण जी के किसी न किसी तरीके से फिर से दर्शन हो जाए, मतलब बार बार वो दर्शन करना चाहते थे। तो एकदम से उनका प्लान बनता है जन्माष्टमी के दिन कि जन्माष्टमी पे कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाना चाहिए, हमें वहीं पर दर्शन करके आना चाहिए। वो एकदम से फुल परिवार था, बहुत सारे लोग थे उस परिवार में, 10 से 12 लोग थे। उनके पास एक गाड़ी तो थी 7 सीटर, लेकिन 7 सीटर में 10-12 लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने एक गाड़ी और बुक की थी 5 सीटर की। तो दोनों गाड़ियों में बैठकर वो रवाना हो जाते हैं वृंदावन के लिए। मुंबई से वृंदावन की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर को वो रवाना होते हैं वहाँ से, और वृंदावन के पास पहुँचते पहुँचते उनको शाम हो जाती है। शाम का वक्त हो जाता है, तकरीबन 7 बज जाते हैं। तब उनको एक पीछे वाली गाड़ी थी जो 5 सीटर थी, 7 सीटर आगे चल रही थी, 5 सीटर पीछे की तरफ चल रही थी। पीछे वाली गाड़ी, उसमें से एक कॉल आता है सामने वाली गाड़ी को कि कहीं रोक लो, चाय वाय वगैरह पी के चल लेंगे और फिर से अपनी जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चाय पीने के लिए वो एक टपरी पर रुकते हैं। उस टपरी पे चाय वगैरह पीते हैं और चाय वाला उनसे कहता है कि मैं एक जोश्ती भी हूँ और मैं जोश्ती हूँ, और तुम इस जो रोड है इस सफ़र पे तुम कंटिन्यू मत करो क्योंकि इस पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। चाय वाला इस चीज़ को उनको कहता है। लेकिन आप सोचो कि कोई चाय वाला ये बोल रहा है कि मैं जोश्ती भी हूँ, तो तुम उसकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? ऐसा ही उन्होंने किया। कई सारे लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ परिवार के सदस्यों के मन में वो बात बैठ गई थी, लेकिन कुछ ने उसको पागल समझ के इग्नोर मार दिया था। वो अपने गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ के फिर से रवाना होते हैं वृंदावन की तरफ। थोड़ी देर बाद उनको भूख लगने लगती है, तो वो सोचते हैं कि किसी ढाबे पे खाना खा लिया जाए और खाना खा के फिर वृंदावन पहुंच ही जाएंगे। बहुत तेज़ भूख लगी थी उन सारे परिवार वालों को, क्योंकि बहुत देर से वो सफ़र कर रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे ही। वो एक ढाबे पर रुकते हैं, ढाबे पर रुककर खाना वाना खा ही रहे थे, खाना वाना निपटा चुके थे और अपनी गाड़ी की तरफ बैठने के लिए जाते हैं। जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ बैठने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि पीछे वाले टायर पंचर पड़े हैं। 7 सीटर गाड़ी के पीछे वाले टायर पंचर पड़े हैं। उनके पास एक टायर तो था, लेकिन दूसरे टायर को कैसे चेंज करेंगे? तो सेकेंडरी गाड़ी थी उनके पास, उससे आसपास के लोगों को पूछकर एक मिस्त्री को बुलाया जाता है। वो मिस्त्री उन टायरों को ठीक करता है और अपनी गाड़ी में वो बैठकर फिर से वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं। वृंदावन की तरफ निकलते हैं तो उनकी गाड़ी 10 मिनट बाद ही ठुक ठुक करके रुक जाती है रोड पर ही। सुनसान इलाका था उस टाइम पर, सुनसान इलाके में रुक जाती है। उस 7 सीटर गाड़ी में एक लड़का भी रहता है 18-19 साल का, विराज नाम का। विराज गाड़ी से बाहर निकलता है, गाड़ी से बाहर निकल के बोनट को खोलता है। बोनट को जैसे खोलता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती उसको, लेकिन उसको एकदम से आवाज़ आती है पीछे की साइड से, जैसे गाड़ी के पीछे ठक ठक करने की आवाज़ आती है, जैसे कोई लाठी को ज़मीन पर मार रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है उसको। उस बात को वो इग्नोर कर देता है कि कोई होगा यार, अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो गाड़ी को स्टार्ट करके देखो। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और अपना वो फिर से निकलने लगते हैं। वृंदावन को जाने के लिए उनको 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ते में भीड़ वगैरह थी, जो कि ट्रैफिक वगैरह है। उस ट्रैफिक से ना जाकर वो एक फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं, जो कि सुनसान था। उस सुनसान रोड पर वो चलने लगते हैं, दोनों गाड़ी चलने लगती हैं, लेकिन फिर से 7 सीटर गाड़ी वहीं पर ठुक ठुक करके रुक जाती है। आसपास बहुत सारा अंधेरा था, झाड़ियाँ थी, जंगल था, जंगल का इलाका था वो। उस इलाके में गाड़ी रुक जाती है तो ड्राइवर कहता है चलो मैं बाहर निकल के देखता हूँ, मैं ही देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी इस गाड़ी में। ड्राइवर बाहर निकलता है और अपने उस बोनट को खोलता है। बोनट को जैसे खोलता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, लेकिन उसको भी ऐसी आवाज़ आती है जैसी विराज को आई थी, उस लड़के को विराज को आई थी, ऐसी आवाज़ ड्राइवर को आती है जो कि झाड़ियों से आ रही थी, लेफ्ट साइड की झाड़ियों से। ऐसा लग रहा था उनको, उस ड्राइवर को, कि कोई टक टक करके अपनी लाठी को ज़मीन पर पटक कर हमारी तरफ बढ़ रहा है, झाड़ियों से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो वो घबरा कर वो सोचता है कि कोई शेर चीता ना हो भाई, जंगली जानवर ना हो, इसलिए मुझ पर अटैक नहीं कर दे। तो गाड़ी में जाकर बैठने के लिए जाता है। जैसे दरवाजे पर जाता है तो उसको एक औरत दिखती है झाड़ियों से निकलती हुई। वो औरत अजीब तरीके की औरत थी, मतलब ऐसी औरत थी बूढ़ी टाइप सी, ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन 50 से 55 साल की रही होगी। उस औरत के हाथ में लाठी थी और लाठी को ठक ठक करके वो आगे बढ़ रही थी।
उसके पास वो औरत आती है, उस ड्राइवर के पास, गाड़ी के पास ही आती है। ड्राइवर से कहती है कि तुम आगे की तरफ जा रहे हो क्या, मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, मेरा गांव आगे की तरफ है, तो मुझे छोड़ देना। ड्राइवर कहता है चलो ठीक है आ जाओ। बूढ़ी औरत थी तो इसलिए कोई मना भी नहीं करता है। बूढ़ी औरत घूमकर गाड़ी में बैठ जाती है। वो औरत जैसे गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी में सब जो लोग बैठे थे उनको बदबू आने लगती है, बहुत ही गंदी तरीके से। इतने में ही जो पीछे आंटी बैठी हुई थी, जो 7 सीटर गाड़ी में सबसे लास्ट वाली सीट पर एक आंटी बैठी हुई थी, उस परिवार की आंटी थी वो, उसने अपने बैग से स्प्रे निकाल कर, जो सेंट वगैरह होता है, परफ्यूम वगैरह होता है, उसको गाड़ी में छिड़क देती है। वो सोचती है कि ये औरत कितने दिनों से नहीं नहाई होगी, इसलिए इसमें से बदबू आ रही है। तो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हैं। ड्राइवर आगे बढ़ाने लगता है, बहुत देर हो जाती है। तो ड्राइवर उस बुढ़िया से कहता है, जो कि बाहर झाड़ियों से निकल कर आई थी, उससे कहता है कि आंटी आपको कहाँ रुकना है बताओ। आंटी कोई भी आंसर नहीं देती है। दोबारा से कहता है कि आंटी कहाँ रुकना है आपको। परिवार के लोग सदस्य सो रहे थे, विराज और ड्राइवर ही जग रहा था उस टाइम पर। वो आंटी बिल्कुल जवाब नहीं देती है। उस ड्राइवर को समझ में आ जाता है कि इस आंटी की सांसें नहीं चल रही हैं, ये सांस नहीं ले रही है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से आंटी के नाक के नीचे अपने हाथ लगाता है और देखता है कि आंटी की तो सांसें बिल्कुल बंद हैं। एकदम से वो चिल्लाकर सारे लोगों को जगाता है कि आंटी मर गई, आंटी मर गई, बुढ़िया मर गई। तो सारे लोग जगते हैं। सारे लोग कहते हैं कि इसको ज़मीन पर रखो, नीचे धरती में। उस गाड़ी में एक मेडिकल का स्टूडेंट भी था, जो कि विराज का बड़ा भाई था। विराज का बड़ा भाई कहता है कि इसको ज़मीन पर रखो और मैं इससे जो छाती पे हाथ मारते हैं वो चीज़ करके देखूंगा, शायद ये जग जाए। विराज जैसे उसकी छाती पर हाथ मारता है, उतरकर सारा परिवार नीचे उतर जाता है। उतरकर जैसे उसकी छाती पर हाथ मारा जाता है, टच करते ही जो आसपास के सारे पक्षी थे, चमगादड़ थे, वो बहुत तेज आसपास भागने लगते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। इधर से उधर भाग रहे थे, उनको बहुत अजीब फील होता है कि जैसे इसको टच किया ऐसे ही, क्योंकि बहुत सस्पेंस बना हुआ था, बुढ़िया की जान खतरे में थी, उसको टच करते ही ये चीज़ हुई थी। 15 से 20 सेकंड बाद जैसे वो उस काम को कर रहा था, अपने को छाती पे जैसे हाथ लगा रहा था, हाथ मार रहा था, दबा रहा था उस बुढ़िया की छाती को, तो एकदम से क्या देखता है वो कि उस बुढ़िया ने एकदम से भट देसीना मुंह अपना ओपन किया है और उसके मुंह से कॉकरोच लेकर रहे हैं, कीड़े लेकर रहे हैं, कॉकरोच जैसे कीड़े बाहर की तरफ निकल रहे हैं। वो कीड़े उस परिवार के सदस्यों की टांगों पर चढ़ रहे थे। उसको देखकर वो एकदम से सारे जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अरे छोड़ो इस बुढ़िया को, जल्दी चलो यहाँ से, तुम ये कुछ अनहोनी का संकेत है। वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाले होते हैं, तभी जैसे ड्राइवर अपनी गाड़ी में वो सीट पर बैठने के लिए जाता है तो सीट पर देखता है कि एक बच्चा बैठा हुआ है, वो भी स्किनलेस बच्चा ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है। ड्राइवर को ऐसी स्माइल करके देख रहा है जैसे कि उसे खा ही जाएगा, आज ये छोड़ने वाला नहीं है। स्किनलेस बच्चा था जिसके शरीर पर स्किन नहीं थी, मांस ही मांस था, सिर्फ मांसपेशियों से वो स्ट्रक्चर बना हुआ था। वो बैठा हुआ था, तकरीबन इतना बड़ा बच्चा था। जैसे ही ड्राइवर इस चीज़ कहता है अरे देखो मेरी सीट पर के कौन बैठा है, बच्चा बैठा है, वो भी बिना खाल के। सारे लोग घबरा जाते हैं। इतने में ही जो पीछे बुढ़िया थी, गाड़ी के पीछे, गाड़ी के साइड में वो बुढ़िया खड़ी थी, वो खड़ी होती है और उसके साथ जैसे देखते हैं वो लोग, बुढ़िया खड़ी हो चुकी है। बुढ़िया के साथ एक बुजुर्ग आदमी, उसके हाथ में भी लाठी, और एक लड़की खड़ी हुई है। 3 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और एक बच्चा सीट पर बैठा हुआ था। और वो तीनों लोग इतने खतरनाक दिख रहे थे जैसे कि आदमी को फाड़ कर ही खा जाएंगे। वो लोग तीनों ड्राइवर की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के लिए अपनी लाठियों को लेकर। जैसे ही ड्राइवर की तरफ लाठी छोड़ने के लिए होते हैं तभी उनको एकदम से पीछे से आवाज़ आती है कि कोई भाग कर आ रहा है, और वो भी बहुत तेज़ पाँव की आवाज़ आती है चलने की रोड पर। वो देखते हैं पीछे, मतलब जैसे उसको आवाज़ आती है, उन तीनों जो राक्षस थे उनको आवाज़ आती है, भूत प्रेत जो भी कुछ कह सकते हो आप, उनको आवाज़ आती है कि वो पीछे से भाग रहा है। तो वो अपनी लाठी को ड्राइवर पर मारते मारते रोक देते हैं और जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि 200 से 250 गाय उनके पीछे भागी भागी और आ रही हैं। उस गाय के झुंड को देखकर वो तीनों लोग वहाँ पर कांप जाते हैं और कांप कर एक उनके साइड में एक खाई थी, रोड के साइड में एक खाई थी, उस खाई में जंप मार देते हैं। गाय उस खाई के तरफ खड़ी होती हैं जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाते। मतलब वो गाय उनकी रक्षा करना चाहती थी, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। वो गाय वहीं पर खड़ी होती हैं उस खाई के पास ही, जहाँ से वो जंप मारे थे वहाँ पर ही रुक जाती हैं। वहाँ पर रुक के गाय वो देख रही थी जैसे बाहर आएंगे इनको मार देंगी, इतना गुस्सा थी गाय उन पर।
तो वो जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत वृंदावन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन पहुंचते हैं बांके बिहारी के मंदिर में। बांके बिहारी के मंदिर में जैसे पहुंचते हैं वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली, धन्यवाद आपका। भगवान से शुक्रिया कर रहे होते हैं और शुक्रिया करके जैसे वो नीचे आ रहे होते हैं तो एक उनको पंडित दिखता है। पंडित उनकी आंखों में आंसू देखकर, पूरे परिवार की आंखों में आंसू देखकर कहता है कि बच्चा तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो पंडित को वो सारी बातें बताते हैं। पंडित कहता है जो वो गाय आई थी वो कोई नॉर्मल गाय नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण जी लेकर आए थे। तुमने उनको प्रणाम भी नहीं किया, प्रणाम करके एक बार आना चाहिए था। लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन थी, 2-3 राक्षस उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो भाई ऑब्वियसली बात है वो लोग तो भागने की कोशिश करेंगे ही ना। इस चीज़ को देखकर उनके समझ में आ जाता है कि कृष्ण जी अपने भक्तों पर एक मिनट भी आंच नहीं देख सकते, जो कि वृंदावन में तो वो कतई भी बिल्कुल भी भक्तों पर आंच नहीं देख सकते। तो उस कृष्ण जी की लीला को देखकर वो सारा परिवार इतना प्रभावित होता है, वो उस दिन से इनका इतना बड़ा भक्त बन जाता है वो सारा परिवार कि मुंबई को छोड़कर, मुंबई के घर को किराए पर रखकर अपना घर वृंदावन में शिफ्ट कर लेते हैं और अब फिलहाल वो वृंदावन में रहते हैं। दोस्तों आपको एक कैसी लगी स्टोरी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।